गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग त्रुटियों यानी कि एरर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और मेजरमेंट ऑफ एरर यानी कि त्रुटियों के मापन की विधियाँ, निरपेक्ष और अपेक्षिक विधि। ठीक है, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला जिसे हम विमीय सूत्र कहते हैं। ये क्या होता है उसे समझने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि हमने दो तरह के मात्रक पढ़े थे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट जो कि 7 है, मेनली 7 है, हमने पढ़ी थी कि वो 7 यूनिट जो किसी भी दूसरी यूनिट से नहीं बनी है, उन्हें वन टाइम ही डिफाइन किया गया है, फिक्स्ड है वो, और उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी यूनिट का मेजरमेंट मतलब उसी से हम दूसरी यूनिट को फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम डिराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी कि फंडामेंटल जो एक बार डिफाइन किए हुए हो और फिक्स्ड है, और व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट मतलब जिन्हें फंडामेंटल यूनिट से बनाया गया है। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो आपको रिलेशन शो करता है, जो आपको दोनों के बीच का संबंध दिखाता है। किसके बीच का? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बीच का, मतलब फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए मूल मात्रकों का उपयोग किया गया है, विमीय सूत्र का उपयोग किया गया है। नाउ समझिए, जैसे कि मैंने कहा वॉल्यूम या आयतन है। ठीक है, अब आयतन किससे बनता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं, इसको भी मीटर में मेजर करते हैं और इससे भी करते हैं, तो मीटर क्यूब होता है। अब आप देखिए, ये डिराइव्ड यूनिट है या फंडामेंटल है, मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक है? ये व्युत्पन्न मात्रक है, डिराइव्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लेंथ क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक है। इसी को 3 बार मल्टीप्लाई करने से ये बना है, मतलब ये एक नई यूनिट डिफाइन हुई है, मीटर क्यूब। एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, जो किसकी हेल्प से हुई है? फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से, इसीलिए हम इसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब मुझे कैसे पता चला, आगे भी अगर मैं इस तरह की कोई डिराइव्ड यूनिट को देखूंगी, व्युत्पन्न मात्रक को, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो यूनिट है ये कितने मूल मात्रकों से मिलकर बनी हुई है? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मूल मात्रक एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल है, हम डेंसिटी का ले लेते हैं। डेंसिटी यानी कि घनत्व। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए, ये खुद एक डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर आप मास के लिए क्या लेते हैं? किलोग्राम, और वॉल्यूम के लिए अभी हमने निकाला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब फंडामेंटल यूनिट को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तब मीटर क्यूब बना है। तो इस तरह से इसकी यूनिट क्या हो गई डेंसिटी की? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट बनी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एक डिराइव्ड यूनिट है। तो विमीय सूत्र क्या करेंगे? ये जो डिराइव्ड यूनिट है, व्युत्पन्न मात्रक है, ये कितने मूल मात्रकों से मिलकर बना है, हमें ये बताएंगे। ये मैंने आपको डिराइव करना सिखाया, बट आपको डायरेक्टली सपोज कीजिए कि ये फॉर्मूला दे दिया जाए, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा ना कि 1 किलोग्राम लगा है, 1 मीटर क्यूब लगा है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो ये कितने मूल मात्रकों से मिलकर बना होगा। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन समझाने के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करते हैं। अब मैं बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ आपको। डायमेंशनल फार्मूले के लिए आप सबसे पहले कुछ सिंबल को लर्न कीजिए। जैसे कि लेंथ को लिखना है तो आपको कैपिटल L लिखना होगा। ठीक है, लंबाई के लिए आप L लिखेंगे। आपको द्रव्यमान लिखना है तो आप मास के लिए M लिखेंगे। द्रव्यमान मतलब मास होता है, कैपिटल M। और टाइम शो करना है तो कैपिटल T। समय के लिए T आएगा। टेम्परेचर के लिए आपको टेम्परेचर शो करना है तो केल्विन आता है, इसलिए हम K लगाएंगे। देन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप कैपिटल A का यूज़ करेंगे और
ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडल है, जिसका यूज़ अभी इतना नहीं होगा, लेकिन आप अभी फिलहाल इतने देखिएगा, लर्न करिएगा। अब इसे लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम m की वैल्यू यानी द्रव्यमान को लिखते हैं, L और T, ठीक है। उसके बाद फर्दर A, K या जो भी आता है वो हम लिखते हैं। पर आपको बेसिकली ये 3 टर्म लिखना है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आए तो हम एक भी ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो MLT मतलब मास, लेंथ और टाइम। मास के लिए m, लेंथ के लिए टाइम, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t। मुझे इसका विमी सूत्र बनाना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपके लिए एग्जाम्पल है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब का विमी सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि किलोग्राम को हम मास में मेजर करते हैं, मतलब m डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब लेंथ l जो है वो कितनी बार है, 3 टाइम्स है। अब जो अपॉन में है वो ऊपर जाएगा तो कैसे आएगा, m l टू द पावर -3। तो अगर मैं बोलती हूँ कि विमी सूत्र मुझे चाहिए घनत्व का, तो इस घनत्व का विमी सूत्र क्या होगा, m की पावर अगर कुछ नहीं लगाई है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 1 है, ठीक है। ये आप मैथ्स में इतना जानते होंगे कि अगर इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। L फिर भी आप अभी समझने के लिए लगा सकते हैं, m1 L टू दी पावर अपॉन में 3 है, तो ये क्या लिखाएगा, साथ में लिखना है ना हमें, तो इसलिए हम इसे ऊपर लेकर आए और इसकी पावर क्या हो गई, -3। m L -3 और t, इसमें कहीं टाइम मेंशन किया है, नहीं किया है, नहीं किया है तो हम उसकी पावर क्या लिखेंगे, 0, यानी कि ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब मैं डायरेक्टली, मुझे अगर किसी चीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिया जाए, ठीक है, तो मैं पता कर सकती हूँ कि इसमें कितनी मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट का उपयोग हुआ है। मुझे सपोज करिए डायरेक्टली ये दे दिया गया कि डेंसिटी है, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है, विमी सूत्र ये होता है। तो इसे देखकर मैं बता सकती हूँ ना कि द्रव्यमान, और ये अपॉन में चला जाएगा तो डिवाइडेड बाय किलोग्राम, मीटर, लेंथ है ना, तो मीटर का क्यूब। तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला देखकर ही मैं पता कर सकती हूँ कि कितनी व्युत्पन्न मात्रक का उपयोग, कितने मूल मात्रक का उपयोग किया गया है इस व्युत्पन्न मात्रक को बनाने के लिए, यानी कितने फंडामेंटल यूनिट का यूज़ किया गया है इस डिराइव्ड यूनिट को बनाने के लिए। ये दोनों के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, जैसे कि वेलोसिटी का ले लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, वेग, ठीक है। वेग क्या होता है, आपको पता है कि जो विस्थापन में परिवर्तन की दर, जिसको हम कहेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय अंतराल, मतलब टाइम इंटरवल, है ना। वेलोसिटी के बारे में हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में कितना विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन क्या होता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, तो कहीं ना कहीं विस्थापन एक लंबाई ही तो है, ठीक है। तो विस्थापन अगर एक लंबाई है तो उसके लिए क्या आएगा, L, और टाइम इंटरवल कितना है, उसे हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो इसमें मास क्या है, 0, L 1 और T नीचे की तरफ 1 है, इसे ऊपर लाया जाएगा तो T टू दी पावर -1, LT -1। अब हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की बात करेंगे। त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। यानी कि अगर विस्थापन में चेंज हो रहा है तो वो वेग कहलाता है, और वेग में चेंज होना त्वरण कहलाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी में चेंज होना, अभी हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, LT -1, LT -1, M 0 इसलिए कंसीडर नहीं कर रही हूँ।
और डिवाइडेड बाय क्या होगा t। ठीक है, अब आप देखिए ये t अपॉन में है, ये ऊपर चला जाएगा t माइनस 1 और इसका भी इंटू इसके साथ हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो t माइनस 1। अब आपको पता है कि इंटू में पावर ऐड होती है, तो एल टी इसकी पावर ऐड होगी -1 और माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका आंसर होगा एल टी माइनस 2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ओवरऑल, m0 एल टी माइनस 2। सिंपल है। अब हम एक और बनाते हैं इससे, फोर्स, बल की बात करते हैं। ठीक है, तो बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, मास इनटू एक्सिलरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण। पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, MA है ना, फादर इक्वल टू मदर, दोनों हमारे लिए बराबर होते हैं। ठीक है, F इक्वल टू MA। तो M मतलब द्रव्यमान, इसके लिए लगेगा M, कैपिटल M, और A मतलब त्वरण होता है, जिसका फॉर्मूला अभी हमने निकाला LT माइनस 2, LT माइनस 2। तो देखो फोर्स के लिए MLT फॉर्मूला क्या होगा, MLT माइनस 2। इस तरह से विमीय सूत्र को बनाया जाता है। और मैंने आपको कहा था ना कि इसको देखकर आप पता कर सकते हो कि इसमें कितनी फंडामेंटल यूनिट यूज हुई है। तो मान लो अभी आप ये फॉर्मूले भूल जाए, ये जो फॉर्मूलेज थे ये मैंने आपको ये फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाया था। ठीक है, अब अगर आप थोड़ी देर के लिए ये कंसीडर करें कि हमारे पास सिर्फ विमीय सूत्र है, तो मुझे इससे यूनिट बनानी है। तो देखो आप यहाँ नोटिस ना करते हुए डायरेक्ट इसकी यूनिट बना सकते हैं। एल है यानी कि मीटर, टाइम है तो मैं इसे लिखूंगी मीटर पर, अपॉन में सेकंड लिख दूं, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स लिख दूं। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई है ना। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और मुझे पता भी चल गया कि यहाँ 2 फंडामेंटल यूनिट का यूज हुआ है, 2 मूल मात्रकों का, जो कि एक लंबाई है और एक समय है। 7 मूल मात्रक होते हैं, उसमें से 2 मूल मात्रक का उपयोग हुआ है। एक्सेलरेशन है, आप सिर्फ इसे देखें, इसे देखकर आप यूनिट बता सकते हैं। क्या होगी इसकी यूनिट, मीटर सेकेंड की पावर -2, या फिर आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसे देखकर आप फोर्स की यूनिट बनाइए। फोर्स की क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट फोर्स जनरली क्या होता है, न्यूटन ने इसे फाइंड आउट किया है, तो इसके लिए इसका जो यूनिट है वो न्यूटन के नाम पर ही यूज होता है, N। ठीक, बट ये आपको सीखने के लिए आप देख सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी यूनिट है जिनका आप विमीय सूत्र बना सकते हैं, और मैं आपको इसकी एक शीट प्रोवाइड करूंगी। इतने सारे, इन्हीं सभी के आपको ये फॉर्मूले भी प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आपको विमीय सूत्र या डायमेंशन फॉर्मूला बनाकर कंप्लीट करना है। अब हम लोग विमीय सूत्र की सहायता से, डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से न्यूटन की जो मोशन की इक्वेशंस जो थी, यानी कि गति की समीकरण, ठीक है, तो न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसके बारे में देखेंगे और उसे हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। पहली इक्वेशन आपने देखी है, v इक्वल टू यू प्लस AT। u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है और t समय है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम होता है। मैं पहले LHS लूंगी। हमें LHS इक्वल टू, हमें पता है कि v किसके इक्वल है, u प्लस AT के, तो मुझे डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से दोनों को इक्वल करके बताना है। उससे पहले एक रूल नोट कर लीजिए कि डायमेंशन फॉर्मूला में जब आप सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं, जैसे कि LT-1 और अगेन उसी का एडिशन हो रहा है LT-1, तो यहाँ पर एडिशन का कोई रूल नहीं होता। अगर ये 2 बार है, इसका मतलब है फाइनली ये 1 बार ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा 2LT-1। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें आगे की तरफ जो डिजिट्स होती है उसकी कोई काउंटिंग नहीं की जाती, इनटू में हो जाती है। अगर इनटू है तो मैंने आपको पावर को ऐड करना सिखाया था, बट इस तरह से आगे की तरफ काउंटिंग नहीं होती। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप कर भी लोगे तो ये कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का इसके जो
यूनिट्स होती है उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 2 लगा भी दोगे तो यूनिट तो आप क्या मेज़र करेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो आप कभी भी यूनिट में आपने नंबर देखे क्या? यूनिट के लिए आप सिर्फ यही चीज़ें यूज़ करेंगे, आगे कांस्टेंट वांस्टेंट का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v पहले हम LHS लेंगे। LHS क्या हमारे पास v है। v क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m0 l t माइनस 1। आप चाहे तो फॉर्मूला लिखकर बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर सिखाया, इस तरह से भी आप बना सकते हैं फॉर्मूला लिखकर। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। RHS लेंगे। RHS में क्या होगा, u प्लस ए टी है। अब u भी तो क्या है, वेलोसिटी ही तो है। अगर अंतिम वेग हो या प्रारंभिक हो, है तो वो वेग ही। तो यहाँ पर ये वेग है और इसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, m0 l t माइनस 1 प्लस एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, m0 l t माइनस 2। अभी हमने एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला डिराइव किया, ये चेंज इन वेलोसिटी, इसे सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस यानी m l t माइनस 2। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पुट कर रही हूँ m l t माइनस 2। ठीक है, इनटू a के साथ t मल्टीप्लाई में है तो इनटू t, ये t के लिए हमने t लगाया। तो m0 l t माइनस 1 प्लस m0 l t, ये माइनस 2 है, इनटू में पावर ऐड होती है तो दोनों को हम एक ही बार लिखेंगे। बेस को एक बार लिखा जाता है और पावर ऐड हो जाती है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, तो माइनस 2 प्लस 1। नाउ m0 l t माइनस 1 प्लस m0 l t प्लस माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होता है। ये 2 बार हो गया, जिसे हम 2m0 l t माइनस 1 लिख सकते हैं। बट यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट को शो करना है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 की कोई वैल्यू नहीं है, हम इसे ओमिट करेंगे। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो ऑन इग्नोरिंग द कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे। तो कांस्टेंट इग्नोर करने से फाइनली हमें क्या मिलेगा, m0 l t माइनस 1, जो कि LHS और RHS इक्वल है। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू क्या होगा, RHS। अब हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे। ठीक है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम सबसे पहले LHS लेंगे। LHS में S क्या है, S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है। ये आपको टर्म पता होना चाहिए, S का मतलब विस्थापन होता है। ठीक है, तो विस्थापन मतलब क्या होता है, जो कि केवल एक लंबाई है। विस्थापन मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर इसके लिए m0 l1 और t भी क्या होगा, 0, सिर्फ लेंथ आएगी। ठीक है, और RHS की बात करते हैं तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू क्या होगी, u एक वेलोसिटी है, तो l t माइनस 1 अभी हमने देखा था, इनटू m0 लगा देंगे, आगे डॉट लगा दिया। ये वाले t के लिए मैं लगाऊंगी t प्लस हाफ, यहाँ पर इग्नोर करना है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो आप अभी चलने दीजिए, बाद में नीचे हटा सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, m0 l t माइनस 2। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये फॉर्मूला ही लर्न हो जाता है डायरेक्टली, m0 l t माइनस 2। और ये वाले t स्क्वायर के लिए आप लिखेंगे t की पावर 2। ठीक है, अब m0 l t माइनस 1 है और ये प्लस 1 है, दोनों का बेस सेम हो जाएगा और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। उसी तरह हाफ m0 l t माइनस 2 प्लस 2, इनटू में पावर ऐड होती है। नाउ m0 l t प्लस माइनस तो t की पावर भी 0 हो गई। उसी तरह हाफ अगर इग्नोर कर देंगे यहाँ पर m0 l t की पावर 0, माइनस प्लस माइनस, तो फाइनली वी गेट m0 l t 0। और देखिए यही था, L1 लगा दीजिए, तो ये LHS और ये RHS। सो हमने देखा कि यही डायमेंशनल फॉर्मूलेस जो होते हैं, तो ये न्यूटन्स इक्वेशन को भी
फॉलो करते हैं। मतलब फिजिक्स में कोई भी कंसेप्ट अगर बना है तो वो हमेशा वो एक बार डिराइव्ड हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, तो फिर वो दूसरे उसी से रिलेटेड दूसरे कंसेप्ट को भी फॉलो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही सब्जेक्ट से रिगार्डिंग किसी ने दो अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं और दोनों ही प्रूफ है, तो वो दो कभी अलग नहीं होंगे। मतलब वो आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेट या दोनों एक दूसरे को वेरीफाइड जरूर करेंगे। तो उसी तरह डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो यहाँ न्यूटन्स इक्वेशन के अलावा ये जितनी भी फिजिक्स में कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं उन्हें ये डिराइव करेंगे। हर किसी इक्वेशन का आप LHS RHS लेकर इनके थ्रू चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी क्लास टाइम पर, तो अब इन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।